हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंस कारी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खूबसूरत से चैनल पे। तो हमारा चैनल अब थोड़ा बड़ा हो गया है, सब्सक्राइबर कुछ जुड़ गए हैं, तो मैं आपके सामने आ गया हूं एक और नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो बेसिकली एग्जाम प्रिपरेशन सेशन है। तो इसमें हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कैसे हम एग्जाम का तैयारी करें। और मैं कुछ वीडियोस के मदद से आपका हेल्प करना चाहूँगा ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सके और उसमें एक शार्पनेस ला सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में पर्टिकुलरली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है इसमें मैं फुल लेंथ कवर करने वाला हूँ, हर एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। और ये करना सही भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है एग्जाम को लेके। तो मैं सिर्फ वही बातें डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगी और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखें और अपनी तैयारी में इसको जरूर यूज करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं पहले। तो क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर, सबको पता होगा या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको फर्स्ट चैप्टर का नाम भी पता नहीं होगा। जोक्स अपार्ट, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है ना। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल से, वो कहां से आता है? तो वो बेसिकली आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ऐसे तो हमारा कंटेंट बहुत ही लंबा है, लेंथ ब्रेथ उसका बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली वहां जा रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आने वाला है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है और क्या सवाल पूछा जा सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहता हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा एक रफ डायग्राम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन दिखेगी। जैसे कि ये जो वर्टिकल सेक्शन दिख रहा है, दिस वन, इसको हम कहते हैं ग्रुप। तो ग्रुप कहते हैं। तो टोटल कितना ग्रुप है बहुत लोगों को पता भी होगा, कितना है बता दो आंसर। इट इज 18। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे 3 to 12 यहाँ पे चलता है। 3 to 12, उसके बाद 13 यहां से स्टार्ट होता है और एंड होता है ये 18 में। सो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये जो वर्टिकल सेक्शन है इनको हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पीरियड। पीरियड्स। तो कितना पीरियड है? सो वी हैव 7 पीरियड्स। 7 पीरियड है टोटल। ठीक है, टोटल 7 पीरियड्स आते हैं। ये 7 है और यहाँ पे ये फर्स्ट। तो सबसे पहली बात कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल वाला और ग्रुप मतलब वर्टिकल वाला। उसके बाद इस पूरे टेबल को हम लोग अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किए हैं। जैसे कि दिस वन, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में आ जाता है टी ब्लॉक, बीच में जो है इसको कहते हैं टी ब्लॉक, और एक एफ ब्लॉक भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ। एस में कितना ग्रुप है? तो एस में 2 ग्रुप है, 1 और 2। ठीक है, डी में 10 ग्रुप है, 10 ग्रुप है। 3 से स्टार्ट होगा, 12 पे खत्म होगा। 3 to 12 टोटल 10 ग्रुप्स आर देयर एंड डी ब्लॉक। पी में कितना है? तो अगर काउंट कर पा रहे हो 18 तक जाना है तो कितना बचा? 6 ही बचा है। तो 13 to 18 इट इज 6। तो 6 ग्रुप आ रहा है इसमें पी ब्लॉक में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एस में 2 ग्रुप, यहाँ पे 10, 2 और 10 12, 12 6 18। तो टोटल 18 खत्म हो चुका है। अब बचा एफ। एफ किधर है भाई? है ना, एफ का तो जगह ही नहीं है। तो एफ जो है हमारा वो यहाँ पर है, इस जगह पे है। ठीक है, कौन सा ग्रुप आ रहा है ध्यान से देखो। तो ये आ रहा है थर्ड ग्रुप। ठीक है, थर्ड ग्रुप। तो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक
थर्ड ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 3। और थर्ड ये जो एफ ब्लॉक है इसका पीरियड क्या है, तो पीरियड लास्ट का 2 लेना है, लास्ट का 2 एफ को जा रहा है, तो लास्ट का 2 कौन कौन सा होगा, तो टोटल 7 बोला था मैंने, 7 है, तो लास्ट का 2 क्या होगा, 6 और 7। तो एफ ब्लॉक का पीरियड हो गया 6 और 7 और ग्रुप हो गया 3, है ना। डी का, तो डी का ग्रुप तो 10 है, 3 से लेके 12 तक, 3 to 12, और पीरियड लास्ट का 4। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। एफ के लिए पीरियड लास्ट का 2, 6, 7, और डी के लिए लास्ट का 4, मतलब क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7 डी को जाएगा, 6, 7 एफ को जाएगा, और बाकी जो 1 to 7 है वो एफ में भी रहेगा और वो पी में भी रहेगा। तो ये बात हो गया मेरा ग्रुप और पीरियड का। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन ग्रुप और पीरियड से पूछ रहा है तो हम फिगर आउट कर पाए, है ना। अब हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम भी है, जैसे कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम कहते हैं क्या, एल्कली मेटल्स। जो सेकंड वाला है इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पूरे के पूरे डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं क्यों कहते हैं क्या, तो स्टूडेंट्स हम उतना कवर नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारा एग्जाम प्रिपरेशन है तो उतना ज्यादा कवर नहीं कर सकता, आपको बस याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा लास्ट मोमेंट है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको याद करना पड़ेगा कि इसको ऐसा कहते हैं, और जितना जरूरी होगा मैं उतना कवर करते जाऊंगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया एल्कली, फिर एल्कलाइन, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, और यहाँ जो आपको दिख रहा है पी ब्लॉक, उसमें अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नाम है और इसको हम पहचानते हैं उसके फर्स्ट मेंबर से। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका नाम है बोरोन, आपको याद होगा बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, देन बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो कुछ एलिमेंट के हमें एटॉमिक नंबर भी याद करना पड़ता है, जैसे अगर 20 तक एटॉमिक नंबर याद है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनको हम इसके फर्स्ट मेंबर से पहचानते हैं। जैसे कि ग्रुप 13 का नाम क्या होगा, तो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, फ्लोरीन फैमिली, है ना। इस तरह से कहेंगे। अब इन दोनों का स्पेशल नेम भी है, जैसे उधर स्पेशल नाम चल रहा है तो यहाँ भी है, इसको हम कहते हैं, ये जो लास्ट वाला है इसको हम कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज नोबल और इनर्ट। इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट ना करे। तो ये जो 18 ग्रुप है ये एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसे इनर्ट गैस भी कहते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर है हीलियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोबल गैस और इनर्ट गैस। और ये जो फ्लोरीन वाला फैमिली है जिसको हम फ्लोरीन फैमिली कह रहे हैं, इनको हम हेलोजन के नाम से जानते हैं, हेलोजन। ऐसा मैं बता दे रहा हूं, हेलो, हेलो वर्ड सॉल्ट के लिए आता है, तो हेलोजन का मतलब हो गया सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स और या सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये हो गया हेलोजन, नोबल गैस। So these are the total groups and period of in our modern periodic table. अब F का भी नाम जान लेते हैं। तो F को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन, इसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इतना दूर तक समझ में आ गया, आई होप यहां तक बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। अब ये जो F ब्लॉक दिख रहा है इसमें टोटल 14 कॉलम है, 14 कॉलम है, 14 कॉलम है, और मैंने भी क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, ये पूरा का पूरा 14 कॉलम को ऐसे कंप्रेस करके यहाँ पे लगा दिया है। तो हम लोग करते क्या, इस F को यहाँ से निकाल लेते हैं और निकाल के नीचे रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे रख देते हैं। आई होप दिस मच इज विजिबल। तो ऐसे नीचे रख दिया जाता है और नीचे ये इस तरह से 2 पीरियड में रहता है, पीरियड 6 और पीरियड 7। 6 वाले को लैंथराइट एंड 7 वाले को एक्टिनाइट कहते हैं। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब कुछ अंदर जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पीरियोडिक टेबल हमें मेटल और नॉन मेटल को पहचानने में भी हेल्प करता है। कैसे, तो यहाँ पर आपको एक zigzag लाइन दिखाई देगा इस तरह से, यू फाइंड अ zigzag लाइन, दिस टाइप ऑफ लाइन, है ना। तो ये जो zigzag लाइन दिख रहा है, कर्व लाइन दिख रहा है, सो इट इज बेसिकली अ बाउंड्री, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन मेटल
एंड नॉन मेटल। कैसे? तो अगर हम इस बाउंड्री के राइट साइड पे जाएं, इस तरफ जाएं, तो हमें मिलेगा नॉन मेटल, और अगर हम इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड में जाएं तो हमें मिलेगा मेटल। मतलब इस बाउंड्री के इस तरफ चलो तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? मेटल्स मिलेगा, और इस तरफ चलो तो नॉन मेटल्स मिलेगा। और अगर बाउंड्री पे रहो तो बाउंड्री पे रहने पे हमें मिलता है मेटलॉइड। बाउंड्री पे रहने पे क्या मिलता है? मेटलॉइड मिलता है। मेटलॉइड क्या होता है? कुछ लोगों को पता भी होगा, तो जिनको नहीं पता है उनको डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं वो सारा बात बता दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। मेटलॉइड आर दोज एलिमेंट विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, है ना? क्यों? देखो ये बाउंड्री पर है, तो बाउंड्री पे है तो कुछ प्रॉपर्टीज का शो कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टीज का शो कर रहा है, दोनों का थोड़ा थोड़ा शो कर रहा है, इसीलिए हम इनको मेटलॉइड कहते हैं। तो अगर मेरे पास पीरियोडिक टेबल है तो जस्ट लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल वी कैन फाइंड आउट वेदर दीज एलिमेंट्स आर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जैसे कोई पूछ दिया कि एफ ब्लॉक में क्या होगा, तो तुम ध्यान से देखो कि एफ ब्लॉक भले तुमको पीरियोडिक टेबल नीचे रखा हुआ दिख रहा है, लेकिन है तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे, मतलब लेफ्ट साइड में, तो वो मेटल है। तो एफ ब्लॉक में भी मेटल, एफ में भी मेटल, डी में मेटल। तो देखो मेटल कितना ज्यादा हो गया, है ना? बहुत ज्यादा मेटल हो गया हमारे टेबल में। और अगर हम पी ब्लॉक का बात करें तो पी ब्लॉक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज मिलने वाला है। यहाँ हमें मेटल भी मिलने वाला है, नॉन मेटल भी मिलने वाला है, और मेटलॉइड्स भी मिलने वाला है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉक निकल के आता है। So this is the introduction and I hope introduction part is very clear. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलते हैं आगे। चलो अब ये तो इंट्रोडक्शन था। देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ोगे तो अब वो सब समझ में आने लगेगा जो तुमसे पूछा जा रहा है। तो पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड, है ना? जैसे ये हमारा पीरियोडिक टेबल, हम जनरल पूरा टेबल नहीं बना के हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं, है ना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आ चुका है, तो हमको अलग अलग ट्रेंड समझना है। सबसे पहला ट्रेंड होता है एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर तुम ग्रुप में मूव कर रहे हो या फिर पीरियड में मूव कर रहे हो तो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है? ट्रेंड का मतलब तीन बात हो सकता है, या तो वो इंक्रीज हो रहा है, या फिर वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर वो कांस्टेंट रहता है। तीन में से एक चीज हमको पता करना है, ठीक है? तो अब हम कैसे पता करें? तो हम लोग बात करेंगे पहले ग्रुप का। ग्रुप में जैसे ये हम नीचे जा रहे हैं, ये मेरा पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, तुम इसको ग्रुप नंबर 1 कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, याद होगा। तो अगर हम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होगा? क्या लगता है? डेफिनेटली वो बढ़ेगा, है ना? एटॉमिक साइज इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा, ये अप एरो का मतलब इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। अब सवाल है क्यों इंक्रीज करेगा? तो इसका जवाब ये होगा कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हर बार एक नया शेल बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव सेल। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग, कुछ लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। अगर आपको वो ट्रिक आती है तो इंटरेस्टिंग है ना? चलो, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, मैंने ये लिख दिया है। अब अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर लिखना चाहूं तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है? उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इसके कॉन्फ़िगरेशन। देखो कुछ बातें तुम्हें पहले से आनी चाहिए, तभी तुम यहाँ पे सारी बातों को समझ पाओगे। तो जैसे कि हमें मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो सॉरी मैंने यहाँ हीलियम लिख दिया, वेरी सॉरी, हाइड्रोजन होगा। तो दिस इज हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, सेकंड 2 1, थर्ड 2 8 1, देन 2 8 8 1। तो हम देख क्या रहे हैं कि हर बार मेरा एक नया शेल बढ़ रहा है। कैसे? देखो ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, एक शेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। हर बार क्या हो रहा है? एक शेल बढ़ जा रहा है, और हर बार एक शेल बढ़ने से क्या होगा कि मेरा साइज डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो एलिमेंट्स का साइज क्या होता है? बढ़ता है, वो किसी भी ग्रुप में बढ़ता है। तो इस तरह का ही सवाल आने वाला है, क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे जैसे लिख देगा, ए लिख देगा, बी लिख देगा, बोलेगा कौन सा बड़ा है, तो जो नीचे जाएगा वो बड़ा होगा। वेरी सिंपल, है ना? नीचे वाला एलिमेंट बड़ा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको उसको अरेंज करना है।
और कभी कभी क्या होता है कि एलिमेंट का नाम लिखकर अरेंज करने को देता है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेंगे क्या पूछा है, ताकि एक ज्यादा क्लियर आइडिया हो पाए। तो ये हो गया पहला ट्रेंड, एटॉमिक साइज। दूसरा सेकंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल यहाँ लिथियम, इस लिथियम का ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? सोडियम का ये वाला, पोटेशियम का ये वाला, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? अगर डेफिनेशन चाहते हो तो डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो वीडियो को रिप्ले करके डेफिनेशन लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। ट्रेंड के बारे में बात करते हैं मैं, तो ट्रेंड क्या होगा? अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये डिक्रीज करेगा, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि देखो ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन कम हो रहा है। मतलब यहाँ जो न्यूक्लियस है, एक डायग्राम बना समझते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है इस तरह से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस दूर, ये जो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो उसका होल्ड कमजोर होते जाएगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगा पाए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे अब कम फोर्स लगेगा फर्स्ट वाले की तुलना में, सेकंड वाले की तुलना में। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था? कितना एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो अब नीचे जाते वक्त कम एनर्जी लगेगा। क्यों? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या होता है? पुल कम होता है, न्यूक्लियर पुल कम होते जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटने वाला है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब आयनाइजेशन एनर्जी से जो रिलेटेड होता है वो होता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटल किसको बोलते हैं? मेटल हम उसको बोलते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे आए तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। जैसे पूछ लेगा कि इनको मेटालिक कैरेक्टर में सजाओ, तो नीचे वाले एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा और ऊपर वाले का कम होगा। इसी अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहां क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां हमको एनर्जी देना था, जैसे देखो यहां पे हमको एनर्जी सप्लाई करना है, या हम एनर्जी दे रहे हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना? एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसे कि तुम ऐसा समझो कि मेरी मुट्ठी में कुछ चॉकलेट्स बंद है इस तरह से, और तुम्हें ये चॉकलेट बाहर निकालनी है, या फिर तुम लोग कभी बदमाशी करते हो ना, किसी बच्चे से छीन रहे हो चॉकलेट, तो अगर तुम्हें वो चॉकलेट छीननी है तो क्या करना होगा? एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी तुम उससे चॉकलेट बाहर निकाल पाओगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो बहुत ही स्ट्रांगली उसको बंद करके रखा हुआ है। तो वैसा ही ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। अब यहां पे क्या है? हमें एनर्जी देना नहीं है, इस बार हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वी डोंट हैव टू सप्लाई एनर्जी। एनर्जी का कोई सेंस नहीं, यहां पे एनर्जी ये खुद रिलीज कर देगा, यहां पे ये खुद एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम। तो अब सवाल इसका ट्रेंड क्या होगा? तो तुम ध्यान से देखो, तो यहां पे अगर हमें कम एनर्जी लग रहा है इसको निकालने के लिए, कम एनर्जी लग रहा है, तो कम एनर्जी रिलीज भी करेगा इलेक्ट्रॉन देते वक्त। जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो कम एनर्जी लग रहा था, अब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका ट्रेंड वही होगा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का है। मतलब यहां भी क्या होने वाला है? यहां भी ये डिक्रीज होने वाला है, यहां भी ये डिक्रीज होने वाला है। ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटने वाला है। क्लियर? एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें समझना है केमिकल बॉन्डिंग में। जब हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तो हम इसको डिटेल में समझाएंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात हो रहा है, और ये पूरी तरह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से चलता है। नॉन मेटालिक
कैरेक्टर। तो हमने मेटालिक कैरेक्टर को देखा था क्या? मेटालिक कैरेक्टर देखा। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है नीचे आते वक्त। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? सोचो, मेटल का उल्टा नॉन मेटल होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ये तो डिक्रीज होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होने वाला है। गॉट इट? सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ये सारा ट्रेंड समझ में आ रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। और अभी तक हम सिर्फ ग्रुप का बात किए हैं, अभी पीरियड की बात नहीं की है। पीरियड की बात करेंगे, लेकिन पहले हम ग्रुप समझ लेते अच्छे से। तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में हमें ध्यान ये देना है कि वो बेसिक ऑक्साइड होगा या वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो जैसे कि अगर मेटल का बात करें तो मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जनरली। 100% सही नहीं है, लेकिन मेटल जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल उल्टा कर दो, जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि नीचे आते वक्त मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? सोचो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है? साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाता है। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा वो अच्छा मेटल है। मेटल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। नॉन मेटल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर उल्टा, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो अगर नीचे जा रहा है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और मेटल का काम क्या है? बेसिक ऑक्साइड बनाना। तो बेसिक ऑक्साइड, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि बेसिक ऑक्साइड या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज। और अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है? तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट मैं दे रहा हूं, आई नो दैट, बट क्या करूं, एग्जाम है और मैं ये उम्मीद करके आ रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे और ये वीडियो बस एज अ रिवीजन देख रहे होंगे। लेकिन अगर जिनको भी कुछ भी नहीं आता है, वो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं शायद कुछ जस्टिस कर पाऊं, यही उम्मीद में मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो पहले तो आप इसको नोट करिए क्या क्या मैंने ट्रेंड बताया। मैंने फिर एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट यू विल नोट ऑल दिस थिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं, आ गया होगा? ठीक है, चलो। तो अब एक बार मैं रफ करता हूं। मुझे जल्दी से वहां पर पहुंचना है जहां एग्जाम का क्वेश्चन बनने वाला है ना? ये सारा हम बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। तो ये हमारा टेबल है और अभी हमने बात किया टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रुप, कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है? तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। उसके बाद हमने देखा क्या? आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कोई बोलेगा सर पढ़ तो इतना लिए लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो उसका भी उपाय है, हर चीज का उपाय है हमारे पास। तो क्या है देखो, अभी तुम ध्यान से देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ? डिक्रीज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? डिक्रीज। मतलब ये तीनों का पैटर्न सेम रहा। अब तो भूलने का जगह ही नहीं है कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इन द ग्रुप, तो ये तीनों का ट्रेंड क्या होगा? ये हमेशा डिक्रीज करेगा, साइज बढ़ेगा, है ना? साइज का बात नहीं कर रहा हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों क्या होगा? ये तीनों डिक्रीज करने वाला है व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पीरियड में क्या होगा? तो एक ट्रिक देता हूं, है ना? अब मैं पीरियड का डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक से काम खत्म करो। तो ट्रिक यही है कि जो भी ग्रुप में होगा पीरियड में उल्टा होगा, बस खत्म सब कुछ। इसलिए ग्रुप डिटेल में पढ़ा दिया, अब पीरियड तुरंत निकल जाएगा। कैसे? तो यहां जो भी मैंने कहा उसका उल्टा कर दो। जैसे कि साइज यहां पे क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था, याद है? तो यहां साइज क्या होगा? साइज यहां पे डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज। ठीक है, उल्टा कर दिए। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होगा? तो वो इंक्रीज होगा। ये तीनों चीज यहां पे इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, आगे समझ में? तो अगर इतना भी याद कर लिए ना तो क्वेश्चन बन जाएगा कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। ये तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज। अब इसका एप्लीकेशन समझो, इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है? तो ये टेबल दिख रहा है, ये टेबल में नीचे आने पे साइज बढ़ता है ना? नीचे आने पे साइज बढ़ता है और इधर जाने पे साइज घटता है। तो अगर हम पूछें कि सबसे बड़ा एलिमेंट किधर होगा,
जो एलिमेंट सबसे बड़ा हो। तो बड़ा एलिमेंट तो नीचे होगा ना, नीचे होगा क्योंकि नीचे साइज बढ़ रहा है। अब नीचे किधर, लेफ्ट या राइट, तो इधर जाओ तो साइज क्या होता है, घटता है। मतलब इस तरफ जो होगा, इस कॉर्नर पे जो होगा वो एलिमेंट सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इस कॉर्नर पे जो होगा वो एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो इस कॉर्नर पे होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो यहां पर है, हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम उसको ही छोटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर पहले हमको समझना है। यहाँ पे हमें कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे मैक्सिमम और इस कॉर्नर पे मिनिमम मिलने वाला हर सारा प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा वही वो इधर और इधर मैक्सिमम और मिनिमम मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इस टर्म का बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो पूछेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किधर होगा, तो ज्यादा किधर होता है, इधर होता है ज्यादा, इंक्रीज करता है इधर, तो इधर आ गए हम। अब इधर ऊपर या नीचे, तो नीचे जाने पे तो घटता है, मतलब यहां रहेगा। तो यहां पर जो होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। इस कॉर्नर पे हमें ये जो तीन ट्रेंड दिख रहे हैं, ये हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, इट इज मैक्सिमम। और इस कॉर्नर पे हमें क्या मिलने वाला है, तो मैं लिख दे रहा हूं, मिनिमम मिलने वाला है। अभी कॉर्नर अभी लकी एलिमेंट तो नहीं आ रहा, एलिमेंट पे आएंगे, पहले तो आइडिया समझ लेते हैं। तो आइडिया के हिसाब से नीचे डिक्रीज है, तो ज्यादा अगर पूछ रहा है ऊपर रहना है, और इस तरफ इंक्रीज दिख रहा है तो इस तरफ जाना, मतलब इस कॉर्नर पे पहुंच गए, है ना, और यहाँ पे इस कॉर्नर पे पहुंच गए। अब इस कॉर्नर पे है कौन, तो ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। तो एल्कली मेटल में यहाँ पर जो है 7th में जो है उसी का सबसे कम आने वाला है, जो कि है फ्रांशियम। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रांशियम, लेकिन फ्रांशियम के बारे में जनरली पूछा नहीं आता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है, कहां तक, सीजियम तक। तो आपको आंसर सीजियम करना है। जैसे पूछ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा, तो आंसर वुड बी सीजियम, ठीक है। ये कॉर्नर पकड़ लिया, इसको क्यों हटा दिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इस वजह से। अब आ जाओ यहाँ पे इस कॉर्नर, तो ये कॉर्नर किसके लिए, मेरा ग्रुप 18 है। तो ग्रुप 18 के हिसाब से अगर हम चले तो इस कॉर्नर पे आपको हीलियम मिलने वाला है। लेकिन ग्रुप 18 जैसा कि मैंने बताया था ये इनर्ट है, तो इनर्ट को हम कंपेयर ही नहीं करते बाकी के ग्रुप से, उसको हम कंपेयर नहीं करने वाले हैं। तो अब हमें 18 से निकल के आ जाना होगा 17 में, हमें 18 से कंपेयर ही नहीं करना है क्योंकि वो इनर्ट है। तो हमें चले जाना है कहां पे, 17 पे। अब 17 का कॉर्नर पकड़े तो वो क्या होगा, तो वो होगा फ्लोरीन, है ना। पहला मेंबर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, जिसको हम हेलोजन्स कहते हैं। फिर एस्ट्रेटीन भी होता है, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अब हम यहां पे आ जाएंगे, उधर कंपेयर करना ही नहीं है। आंसर क्या करेंगे, फ्लोरीन का करेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी करेंगे। अब देखो यहां पर थोड़ा सा याद करना पड़ता है, कहां पे, तो जहां पे याद करना है, जहां पे ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है वो भी हमें समझना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो अगर हम अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से अगर हम आंसर करें तो हर सवाल का जवाब फ्लोरीन ही होगा, है ना, मैक्सिमम में, और मिनिमम में सीजियम जाने वाला है। कॉर्नर एक आइडिया मिल रहा है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम नहीं है, तो किसका है, तो ये है क्लोरीन का। अभी क्यों है, ये एक्सेप्शन है। फ्लोरीन में क्या होता है, बहुत छोटा साइज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम नहीं हो पाता है। हाँ, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, ये दोनों सही चल रहा है, मैक्सिमम पे चल रहा है ये दोनों, लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो यहां पे आपको आंसर क्या करना है, क्लोरीन करना है ना। जैसे कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलेंगे आंसर, क्लोरीन। फ्लोरीन नहीं बोलेंगे उस समय, और ये है एक्सेप्शन। एक्सप्लेनेशन क्या दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। और जनरली आंसर करना है तो फिर फ्लोरीन से आंसर कर सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलो, तो आप आई होप सभी ने नोट कर लिया है, इसको रब कर लेते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल बातें था जो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहना होता है सर
पढ़ तो लेते हैं लेकिन सवाल बनता नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन करके ज्यादा आइडिया हो। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वहीं से हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन 2020 का है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, और इनसे तुमको आइडिया मिलने लगेगा कि हम जो पढ़ा है वो कितना रेलिवेंट है। पूछ रहा है द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल अभी बताया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, फिर है सीजियम, रेडॉन और हीलियम। क्या लगता है? आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए क्या? हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम। अब देखो जो टेबल बनाया था याद है, उसमें इधर मैंने लिखा था मिनिमम और इधर क्या लिखा था? मैक्सिमम। तो इधर तो हो नहीं सकता, ये ग्रुप 1 तो हो नहीं सकता है। तो अगर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन हो गया, सीजियम हो गया, या फिर रेडॉन हो गया, ये सब इधर है लेफ्ट साइड में। तो ये सब तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता, इधर तो मिनिमम है। अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो बढ़ता इधर है और नीचे जाने पे घट जाता है। तो यही कॉर्नर है, और यही कॉर्नर के हिसाब से कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? वो हीलियम होना चाहिए। तो अगर ये पैटर्न मेरे दिमाग में छपा हुआ है तो हम आंसर को पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। भले हम ज्यादा पढ़े नहीं है, हमने ज्यादा तैयारी नहीं किया, लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आसानी से हम एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। हमें रटने की जरूरत नहीं है कि इसी का मैक्सिमम होता है उसी का मिनिमम होता है, ये रटने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपना लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के हम आंसर कर लेंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, यू गॉट इट। चलो और क्या पूछ रहे हैं? एक क्वेश्चन और यहाँ बॉन्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी देख लो। जैसे कि दिया हुआ है तीन एलिमेंट दिया हुआ है P, Q, R। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, हाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 13, 7 और 10, और अलग अलग सवाल पूछ रहा है। सवाल में जाने से पहले एक काम करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 3, इसका 2, 5, इसका 2, 8। अब देखो लास्ट में 8 है, मतलब क्या? ये नोबल गैस है। ये क्या है? ये नोबल गैस है, इनर्ट गैस जिसको कहते हैं, जो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है विच एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म बेसिक गैस। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कौन बेसिक गैस बनाएगा हाइड्रोजन के साथ? तो ये तो होगा ही नहीं, इसको तो हटा ही दो, नोबल गैस को रिएक्ट करता ही नहीं। अब बच गया ये या फिर ये P और Q। अगर तुमको थोड़ा सा एटॉमिक नंबर याद है तो तुम बता सकते हो मुझे कि एटॉमिक नंबर 7 जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है और 13 एल्युमिनियम का होता है ना। तो एल्युमिनियम का हाइड्राइड AlH3 बनेगा और नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 बनेगा। अब इन दोनों में जो हमारा NH3 है, इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर ही है, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये बेसिक गैस है, तो आंसर नाइट्रोजन होगा, बेसिक गैस है। ठीक है, अगला सवाल है विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 किसका है? ऑब्वियसली नोबल गैस, रिएक्ट नहीं करना चाहता है। एफिनिटी का मतलब होता है डिजायर, तो इसको कोई डिजायर नहीं क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, 0। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा? ये अब अगले चैप्टर में चला गया। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से आंसर कर दे रहा हूं। इसका आंसर P होगा, P बनाएगा PCl3। ठीक है, P मतलब यहाँ फॉस्फोरस नहीं है, P उसने लिखा है ना। आंसर होगा AlCl3 क्योंकि एल्युमिनियम का 13 होता है, तो इसका आंसर P होगा। क्यों होगा वो मैं बताऊंगा अगले पार्ट में, जब हम सेकेंड चैप्टर में चलेंगे, क्योंकि अभी हम चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ जो इसी कॉन्सेप्ट से हमने सॉल्व किया। और कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे हमको दिख रहा है रिएक्टिविटी का, बोल रहा है रिएक्टिविटी पे सजाना है। तो रिएक्टिविटी के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है। तो आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद करना पड़ेगा। तो जब हम उस चैप्टर में आएंगे तो उस रिएक्टिविटी सीरीज बता देंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है। लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है। बोल रहा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, तो डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, याद करो टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज। तो पहले होगा ये फर्स्ट है ना, फिर 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, जो नीचे सबसे कम, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। कर लेंगे ऐसा, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मेरा पार्ट 1, मतलब चैप्टर 1 यहाँ पे कवर हो रहा है। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 2 की तरफ, और जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग कनेक्ट करेंगे अगले पार्ट पे। तो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।